नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों सीटेट जुलाई 2024 में आपके सामाजिक विज्ञान के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 इमारतें, चित्र तथा किताबें। और ये बिल्कुल आपको एनसीईआरटी ही बताया जाता है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको बिल्कुल एनसीईआरटी ही पूछा जाएगा। इसलिए हम आप सभी से बार बार कहते हैं कि आपके पास जितना भी समय मिले तो 6 to 8 आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, साथ में आपको और एसएसटी के लिए आपको पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से लेकर के जो है आपको अब तक यानी 2024 तक के क्वेश्चन को ज़्यादा संख्या में आपको एक्सरसाइज करना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी के आसपास आपको इर्द गिर्द घूमते हुए मिलेगा। आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन आपसे इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इतना ही आपको यहाँ पर करना है। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कहीं प्रॉब्लम होती है, आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम पढ़ेंगे इमारतें, चित्र तथा किताबें। अब बच्चों अब दोस्तों ध्यान समझिएगा आप सभी कि अब तक हमने जितने राजा के बारे में आप सभी को बताए हैं, उनके बारे में उन्होंने क्या किया, अपने राज्य में, अपने शासनकाल में क्या क्या बनवाए, क्या इमारतें, क्या चित्र और क्या क्या किताबें रहा, उसके बारे में इस चैप्टर में हम आप लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि पेपर में क्या इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो पेपर में जो है इससे 1 या 2 क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग अच्छे से तैयार रहिएगा। और हाँ, अब कंप्लीट करवाते हुए हम लोग चलेंगे और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इस तरीके जो आपका कक्षा 6 का एनसीईआरटी था वो कंप्लीट हो जाता है कल से, यानी कि जो नेक्स्ट क्लास एसएसटी के लगेगा उसमें हम लोग क्लास 7 के हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, फिर 8 का हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से फटाफट हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और बाकी आपके पास जितने भी समय है आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करिएगा, तभी आप जो है सीटेट में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड में, और चैनल पहली बार है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में हम लोग घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में आप सभी को बताते चले कि जो स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं, तो इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं ग्रुप से, अन्यथा आप जो है टेलीग्राम पर एक्सीलेंट एग्ज़ाम सर्च करेंगे। ठीक है, एक्सीलेंट एग्ज़ाम सर्च करेंगे तो ग्रुप पहले ही आ जाएगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और अपने पढ़ाई को और भी मौजूद बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी क्लास रहता है सबका लिंक हम आपको शेयर करते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो दोस्तों आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है धातु विज्ञान, यानी धातु विज्ञान क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं, ताकि चीज़ें हमें समझने में और भी आसानी हो। तो कहता है कि प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। आगे कहता है कि पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। ठीक है, और उन्हें तांबे के धातु कर्म यानी कि धातु शोधन की जानकारी भी थी। किसको? हड़प्पावासी को। ठीक है, उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे, यानी कि संबंधित थे। और आगे कहता है यानी उनके पीढ़ी, आगे कहता है कि भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जिसमें कि खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, ये 3 इसके मुख्य अयस्क हैं लोहे की। ठीक है, ये था। तो ये है आपका धातु विज्ञान के बारे में। तो आपको ये पता चला कि अगर हम बात करें धातु विज्ञान में, तो ये जो बातें हो रही हैं लौह स्तंभ या फिर कांस्य या धातु की, तो ये आपके हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता से ही धीरे धीरे इसका प्रचलन शुरू हो गया था, यानी वहाँ से ही मिलना शुरू हो गया था। और जब वहाँ से मिलना शुरू हो गया तो बाकी जितने भी आपके सभ्यता आते गए या फिर जितने भी राजा बनते गए, तो उनके भी युग में जो है धीरे धीरे जैसे कि धातु का उपयोग होता गया। ठीक है, तो वही धीरे धीरे जो जो हुआ है, जो जो कह सकते जो फेमस चीज़ें हैं, उसको हम आज के चैप्टर में अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो उसी में से एक आपका आ जाता है लौह स्तंभ। ठीक है, आइए बात करते हैं कि लौह स्तंभ क्या है और ये कहाँ पर स्थित है और किसने इसे बनवाया था। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे लौह स्तंभ। ठीक है, इससे आपके सीटेट में क्वेश्चन बनता है, इसलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा भी गया है। कहता महरौली, जो कि दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, कहता महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ जो है भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। ठीक है, अब मन में सोच रहेंगे तो ये एक खंभा ही तो है, लेकिन ये बहुत कुशलता का उदाहरण क्या है, इसके बारे में ये जानते हैं। कहता है इसकी ऊंचाई जो है
2 मीटर है, वजन लगभग इसका वजन जो है 3 टन से भी क्या है आपका ज़्यादा है। कहते हैं इसका निर्माण जो हुआ तो वो लगभग आज से 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुद अभिलेख से मिलता है, यानी जो ये बना हुआ है आपका लौह स्तंभ, इस पर जो अभिलेख लिखा गया उसी से इसकी जानकारी मिलती है कि कब का ये बना हुआ है। तो इसमें साफ साफ ये लिखा गया, इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे, यानी कि आपको चंद्रगुप्त नाम याद होगा जो कि गुप्त वंश के थे। तो जब इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र आया तो हम कह सकते हैं संभवतः यह गुप्त वंश के ही किसी वंशज ने जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे कहता है कि आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। यानी आज का जो हम कह सकते हैं कि आज का कोई भी आप लोहे का उपकरण लेकर के आते हैं, अगर उस पर हवा या पानी का कह सकते हैं वातावरण से वो संपर्क में आता है तो धीरे धीरे उसमें जंग लगना स्वाभाविक है। लेकिन यह जो लौह स्तंभ है ये इसीलिए ज़्यादातर फेमस है कि यह आज तक, ठीक है, आज तक इस पर जंग नहीं लगा है। ठीक है, तो हम कह सकते थे कि पहले की जो भी हम कह सकते हैं धातु विज्ञान का जो योगदान था वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा था, क्योंकि उसका प्रमाण हम यहाँ पर इस लौह स्तंभ से ही देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो लौह स्तंभ के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होगी। आइए हम बात करते हैं ईंटों और पत्थरों की इमारतें। ठीक है, यानी कि उस समय क्या क्या चीज़ें रही थी, कैसे कैसे हुआ करता था, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कहता है कि हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ, ये स्तूप का शब्द याद रखिएगा, स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको हम लोग टीला कहते हैं। यानी कि स्तूप जहाँ जहाँ शब्द आ जाएगा वहाँ आप समझ लीजिए किसकी बात हो रही है, एक टीले की बात हो रही है। ठीक है, तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, यानी कि विभिन्न, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीला ही थे, नहीं, वो विभिन्न आकार के भी थे स्तूप। कौन कौन से, कभी गोल भी थे, लंबे तो कभी बड़े या छोटे भी थे। उन सब में एक समानता है, यानी कि जितने चाहे वो जो स्तूप बने वो या गोल हो या लंबे हो, बड़े हो, छोटे हो, लेकिन उनमें एक समानता थी। क्या समानता थी, कहता है कि प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। ठीक है, इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे कि दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे। ठीक है, उस स्तूप में। आगे कहता है कि इसे धातु मंजूषा कहते हैं। ठीक है, इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप या धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था, यानी प्रारंभिक में जब ये बनना शुरू हुआ तो उसके ऊपर क्या होता था कि मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को जो है ईंटों से ढक दिया गया। अब ये चित्र देख रहे हैं, ठीक है, ये है आपके सांची का महान स्तूप है जो कि आपके मध्य प्रदेश में ये स्थित है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब देखिए ये जो बना हुआ है तो पहले क्या था, देख सकते हैं ये देखिए ईंटों का इसमें उपयोग हुआ, ईंटों का उपयोग हुआ है इसमें। तो देख सकते हैं पहले क्या था, ये आपका जो था वो पहले मिट्टी का था, ये मिट्टी का बना हुआ था, लेकिन मिट्टी के बाद जो इसी पे जो है ईंटों का जो है, ईंटों से इसको क्या किया, ढक दिया गया। और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। यानी जैसे समय बीतते गया वैसे हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, उस तरीके से स्तूपों का निर्माण होता गया। पहले क्या हुआ, मिट्टी से ढका जाने लगा, उसके बाद जो है उसी मिट्टी पर जो है ईंटों से ढका जाने लगा, फिर बाद में जो है उसे जो है पत्थर से भी ढका जाने लगा और उसे बहुत ऊंचा और गुंबदनुमा बनाया जाने लगा। ठीक है, आगे कहता है कि प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये बन गया आपका स्तूप। ठीक है, ये बन गया आपका क्या, स्तूप। और देखिएगा ये आपका जो परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार, ये देख सकते हैं ये पथ बना हुआ है। ठीक है, और इसका देख सकते हैं ये जो है आपका रेलिंग भी घुमाया गया, देख सकते हैं ये सब क्या है, रेलिंग घुमाया गया है। देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं ये आपका क्या है, ये देखिए क्या है, रेलिंग भी घुमाया गया है। तो कहता है कि जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं।
यानी इस रेलिंग को जब घेर दिया जाता था इसको, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, वेदिका बोलते थे। ठीक है, वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। अब देखिएगा यहाँ पर आपको एक प्रवेश द्वार भी दिख रहा होगा, ये गेट आपको दिख रहा होगा प्रवेश द्वार का। ठीक है, ये देखिएगा ये गेट बना हुआ है, ये है आपका क्या है, ये है आपका प्रवेश द्वार। ठीक है, तो वहीं कहता है कि वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। यानी जो ये रेलिंग होती थी, ठीक है, ये आपके रेलिंग और तोरण जो प्राय जो है मूर्ति कला और सुंदर आकृतियों से ये क्या होती थी, बनी होती थी। ठीक है, या सजे होते थे। आगे कहता है कि आपसे कहता है कि जहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था अमरावती में। ठीक है, और कहता है कि लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। आगे कहता है कि कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। आगे कहता है इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। आगे कहता है कि मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता था वो क्या होता था, गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए जो है, आप कह सकते हैं दिखाने के लिए जो है, भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, शिखर बोलते हैं। आज के भी मंदिरों में देखेंगे किसी मंदिर के ऊपर शिखर बनता है। ठीक है, तो शिखर का निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। ठीक है, ये रहा आपका डिटेल में। तो पहले में क्या होते थे, किन किन भगवान का पूजा होता था, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो मंदिरों में जो है सबसे उस समय जो है मंदिरों में विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की क्या होती थी, पूजा हुआ करती थी। ठीक है, और मंदिरों में जो है मंदिरों में मुख्य भाग क्या होता था, गर्भगृह होता था, जहाँ पर मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। और इसी स्थान पर जो पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त अपनी पूजा करते थे। ठीक है, अब जैसा यहाँ आप फिगर में भी आप देख पा रहे होंगे, और ये सांची स्तूप के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक बार मैं यहाँ और डिटेल कर देते हैं आपको कि कहता है कि ऊपर ये जो आपका सांची स्तूप दिया है, कहता है कि सांची का महान स्तूप जो कि आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, इस तरह की स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का है। यानी जो ये स्तूप बना हुआ है, ये जो इसमें ईंटों का उपयोग हुआ है, ये ईंटों का जो निर्माण हुआ था, ये अशोक के ज़माने, जब अशोक का शासनकाल था उस ज़माने का यह है। ठीक है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार के बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। यानी उस ज़माने में अशोक के ज़माने में इसका रेलिंग बनाया गया, लेकिन जो ये प्रवेश द्वार के बाद के जो शासकों का काल में ये प्रवेश द्वार जोड़े गए। ठीक है, आगे कहता है कि बाएं में कहता है अमरावती की एक शिल्प कृति है। इस चित्र को देखकर आप वर्णन कर सकते हैं। ये जो चित्र है ये किसका है, अमरावती का है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जितने भी यहाँ पर जितने भी आपके मंदिर हैं, ठीक है, सभी का देख सकते हैं ये गुंबद नुमा देख सकते हैं, ये सब बनाया गया है। एक और यहाँ पर एक वर्णन इस मंदिर का दिया गया है, इसको आइए हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि ऊपर बाएं तरफ जो है उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है। ये आपके यूपी के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया। यानी कि ये जो मंदिर का निर्माण हुआ था ये पक्की ईंटों से, ठीक है, जो आज के समय में बन रहा है मकान, तो पक्की ईंटों से बनाया गया। और कहता है कि दाएं तरफ आपके महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर है। ये आपका जो ये दाएं तरफ ये है, ये आपका है महाबलीपुरम का एक एकास्मिक मंदिर है। कहता है इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकास्म कहा गया। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों यह बिल्कुल भिन्न थे।
ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तरह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जैसा कि जुड़ाई होती है। जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से क्या करते थे, नीचे के क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, ये आप देख रहे होंगे। यानी कि पहले की टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। और दाएं तरफ एक और मंदिर ये दिखाया गया कि ऐहोल का दुर्गा मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। ये है आपका ऐहोल का ये है आपका दुर्गा मंदिर है। क्या है भाई, दुर्गा मंदिर है, जो कि आज से 1400 साल पहले बनाया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात आती है कि स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। ठीक है, आइए देखते हैं। आगे कहता है कि स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसीलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिला खंडों को खोदकर निकालना था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था, क्योंकि पहले की टेक्नोलॉजी थी नहीं, सब कुछ बहुत ही मेहनत से ये किया जाता था। ठीक है, अब देखिए ये बाएं तरफ एक आपको ये चित्र दिख रहा होगा। कहता है कि बाएं तरफ उड़ीसा का जैन मठ है। ये है आपका क्या है, उड़ीसा का जो है, ये है आपका उड़ीसा का जैन मठ है। क्या है भाई, जैन मठ है। तो कहता है कि एक पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिली इमारत को बनाया गया। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इसमें जो है इनमें जैन भिक्षु रहते हैं। ठीक है, तो ये देख पा रहे होंगे। और नीचे एक और चित्र यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो कहता है कि नीचे संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि इसको इन्हें लगाना जो है काफ़ी मुश्किल का काम था। आगे कहता है इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी का दांत काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार यानी कि तोरण को बनाने का खर्च यहाँ पर दिया था। ठीक है, यानी कि जो ये तोरण में, यानी कि जो आप देख सकते सांची के स्तूप में जो प्रवेश द्वार था, तो ये प्रवेश द्वार में दान के ही पैसे से बनाया गया था। और ये जो दान दिए थे वो कौन लोग दिए थे, हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने जो है सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च यहाँ पर दिए थे। आगे कहता है इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले में आपके व्यापारी आ जाते हैं, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, ये सभी आ जाते हैं। तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे। इसलिए जब तुम इन स्थानों पर देखने जाओ तो याद रखना कि सारे लोग इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान कैसे दिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये रहा आपके मंदिरों और स्तूपों के बारे में। अब बात कर लेते हैं चित्रकला के बारे में। इससे भी आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये जो एक चित्र आपके सामने, ये आपके अजंता से ही चित्र लिया गया है। ठीक है, तो कहता है अजंता के चित्र, प्रत्येक चित्र में जो दिखता है वो वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि उस समय की चित्रकला की क्या भूमिका रही है। तो कहता है कि मानचित्र आपको 7 में अजंता को ढूंढना है। कहता है कि यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे, यानी उनके रहने के लिए। ठीक है, इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र जो है मसालों की रोशनी में बनाए गए थे।
आगे कहता है कि इन चित्रों के रंग जो है 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग जो है ये रंग कैसे होते थे, ध्यान समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, यानी कि इनके बारे में जो कलाकार जो बनाए हैं इनके बारे में कोई वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, उन कलाकार के बारे में। तो ये दो चित्र आप देख सकते हैं, ये भी आपका क्या है, अजंता की ही चित्र है। ठीक है, और ये भी आपका वही चित्र है अजंता से ही। अब बात कर लेते हैं पुस्तकों की दुनिया। इससे ध्यान सुनिएगा, ये जो ये आपका चित्र कला, इससे क्वेश्चन सीटेड में पूछा जाएगा। तो जो इसमें रंग यूज हुआ था वो आपके रंग जो थे वो नेचुरल बनाए गए थे, यानी पौधे से लिए गए थे और खनिजों से बनाए गए थे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन सीटेड में बना हुआ है। अब आइए हम लोग पुस्तकों पर नज़र डालते हैं कि उस समय की पुस्तकों की दुनिया क्या रही थी। तो कहता है कि इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं भी हैं। कहता है करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें वेलनम, ठीक है, नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नंगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मुदैर चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उन्हें प्राण दंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मुदैर शहर का विनाश कर डाला। तो इसमें यही वर्णन किया गया शिलप्पदिकारम महाकाव्य में। ठीक है, इसके बाद आगे कहता है कि एक और तमिल महाकाव्य जो है मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया। इनमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी इसमें है। कहता ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियों के द्वारा दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक भी थे, जिसमें कि आपके कालिदास के बारे में आप जानते हैं, जिनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो कि संस्कृत में लिखते थे। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, यानी जो पुरानी कहानियाँ था उनका संकलन कैसे किया गया और संरक्षण कैसे उनका हुआ। ठीक है, तो कहता है हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत साल पहले प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें आपके पुराण भी क्या है, आपके शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, यानी पुराण का शाब्दिक अर्थ है क्या भाई, प्राचीन। तो पुराणों में जो है आपके विष्णु, शिव और दुर्गा या माता पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं, यानी आपने पुराण के बारे में पढ़ा भी है, जानते भी होंगे। तो कहता है इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई। इसके अतिरिक्त जो है इनमें संसार के सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। आगे कहता है अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। ये ध्यान में रखिएगा, जो पुराण अधिकतर लिखे गए वो आपके सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ जो है पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। आगे कहता है कि दो संस्कृत महाकाव्य, एक है आपका महाभारत, दूसरा आपका रामायण, लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। और ठीक है, और इसके बारे में आप जानते भी हैं। आगे कहता है कि महाभारत जो है वो कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। ठीक है, इस युद्ध का उद्देश्य पूर्व वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। ठीक है, आगे कहता है यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि, वेद व्यास के बारे में आप जानते हैं, तो महाभारत, ठीक है, महाभारत और पुराण जो है वो व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया है। तो पुराण और महाभारत कौन लिखे, वेद व्यास, ये नाम याद रखिएगा। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ चुका है। ठीक है, आगे कहता है कि रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में, ठीक है, कौशल के राजकुमार
राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। तो रामायण के बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं, यानी रामायण के रचयिता हम कह सकते हैं, लेखक जो है आपके क्या है, वाल्मीकि जी, ये भी आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन दे करके, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, कहते हैं आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, यानी जो उस समय के आम लोगों द्वारा जो कही जाने वाली कहानियाँ क्या थी उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है कि आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए, ठीक है। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। क्या? जातक कथा, ठीक है। तो एक कहानी आपको यहाँ पर मिल जाता है, बंदर और राजा की कहानी। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही रोचक कहानी है, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं और ये चित्र भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उस समय के विज्ञान की पुस्तकें क्या रही हैं उस समय। तो आइए देखते हैं। कहता है इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा। आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इनमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात, ठीक है, उनमें इन्होंने लिखा कि दिन और रात जो है पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होती है, ठीक है। जबकि लगता है कि रोज जो है सूर्य निकलता और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढ निकाली। यानी जो आर्यभट्ट थे वो आपके क्या थे, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, ठीक है। उन्होंने ही क्या किया, वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज की उपयुक्त होने वाली विधि है। यानी उस जमाने में ही वृत्त की परिधि मापने के लिए आर्यभट्ट ने इसका विधि ढूंढ निकाला था। वह विधि उतना ही सही है जितना आज भी हम जो फार्मूला निकालते वृत्त की परिधि के लिए, उतना ही सही है, ठीक है। कहता है कि आगे वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, फिलहाल इतना ही यहाँ पर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं शून्य के बारे में, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा कि अंकों का प्रयोग सबसे पहले होता रहा था, पर अब भारत में गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है शून्य। तो शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार जो है आर्यभट्ट ने ही किया था। आयुर्वेद के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में तो कहता है आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीनतम भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, एक चरक थे, चरक के बारे में मैंने पढ़ा चुका हूँ, चरक, ठीक है। और ये थे आपके प्रथम और द्वितीय शताब्दी ईस्वी में, और सुश्रुत ये आपके चौथी शताब्दी ईस्वी में थे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक हमने पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया गया। तो ये दो महान आयुर्वेद चिकित्सा थे, ठीक है। तो इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये चीज़ें ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में। एक पॉइंट और है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। कहता है कागज जिस पर आज आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसके बारे में कहा है कि कागज आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी एक हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ सकते हैं वे कागज़ पर ही छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का उपयोग करते हैं। आज जो है कागज़ का आविष्कार करीब जो है, ध्यान सुनिएगा, कागज़ का आविष्कार जो करीब 1900 साल पहले काई लुन नाम के व्यक्ति ने, ध्यान सुनिएगा, कौन? काई लुन नाम के व्यक्ति ने चीन में किया।
तो ध्यान सुनिएगा, कागज़ का सर्वप्रथम उपयोग काई लुन नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। ठीक है, उसने पौधे के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट करके लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया, फिर उसी लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि कागज़ बनाने की तकनीकों को सदियों तक ये गुप्त रखा गया। ये जो कागज़ बनाने की जो विधियाँ खोजी गई थी काई लुन के द्वारा चीन में, इसको सदियों तक जो है गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची, यानी कि 1900 ईस्वी में ये पहली बार बनाया गया और बहुत सालों तक इसको रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह जो है कोरिया तक यह विधि पहुंची। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची, फिर बगदाद से यूरोप और अफ्रीका और उसके बाद एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई। ठीक है, ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है। अब कुछ ये तिथियां याद कर लीजिएगा। स्तूप का जो निर्माण की शुरुआत था वो आज से 2300 साल पहले हुआ। अमरावती में जो है हुआ वो आपका 2000 साल पहले। कालिदास को जो रहे वो आपके 1600 साल पहले। लौह स्तंभ भीतर गांव का मंदिर अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट जो थे वो आज से क्या थे 1500 साल पहले। और दुर्गा माता मंदिर जो हुआ वो आपका आज से क्या 1400 साल पहले। बस इतना ही। इस तरीके से जो है आपका जो है ये पूरी तरीके से क्लास 6 SST का यानी हमारे अतीत जो फर्स्ट था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। इसके बाद दोस्तों कल से जो है हम लोग क्लास 7 का, ठीक है, क्लास 7 का NCERT कंप्लीट करेंगे, यानी कि हमारे अतीत सेकेंड को लेकर के आएंगे। उसमें पहला चैप्टर है कि 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल हम लोग करेंगे। फिर नए राजा और उनके राज्य, दिल्ली के सुल्तान, मुगल साम्राज्य, इनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, मुगल साम्राज्य, शासक और इमारतें भी पढ़ेंगे इसमें। नगर, व्यापार और शिल्प, चीन, इसके बाद यानी जो अब जो ये पढ़ेंगे ये इसके बाद की स्थिति पढ़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इसमें भी 10 चैप्टर, उसको भी फटाफट हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्लास 8 का जो NCERT का जो है हमारे अतीत थर्ड है उसको फटाफट कंप्लीट करेंगे। और जियोग्राफी हमने 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिया और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको हम बहुत जल्दी उसको भी हम लोग फटाफट जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर भी किसी भी स्टूडेंट कहीं प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और क्लास का जो टाइम है वो शाम को 7 बजे का ही है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होती है क्लास देखने में तो आप कमेंट करेंगे तो टाइम भी चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चलते चलते एक बार आप सभी क्लास को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, घंटी को जरूर दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना अनिवार्य है और ग्रुप टेलीग्राम में चले जाइएगा और एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करेंगे आपको पहले ही मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप से जुड़ जाइएगा ताकि जितने भी क्लास चलते हैं सबका लिंक हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं ताकि आपका एक भी क्लास मिस ना होने पाए। और समय आपके पास अब बहुत कम बचा हुआ है, तो अब आपको क्या करना है कि आपके पास PYQ होना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए 2011 से लेकर के ये जनवरी 2024 का जो पेपर हुआ ये आप तक होना चाहिए। और ज़्यादा आप एक्सरसाइज करिए और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इसी में से आपको घुमा करके फिर क्वेश्चन बनेगा। और अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं करे रहेंगे तो फिर क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे। ठीक है, पेपर 2024 का ऑलरेडी हमने कंप्लीट आपको समझा दिया है, चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में बने हुए, यानी कि बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत कम मिला। उसमें चच्चर ऑप्शन दे करके चच्चर ऑप्शन दिया था कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है या ABCD सही है या इस तरीके से क्वेश्चन था। और अभिकथन वाला भी क्वेश्चन बहुत सारे मिल गए थे, आपके 12 से 15 क्वेश्चन थे। तो आप जब NCERT पढ़े रहेंगे अच्छे से तभी उन सभी क्वेश्चन को सही आप कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।